हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन नामा चैनल पर आपका स्वागत है। सो बिफोर स्टार्टिंग द presentation for today's lecture, I'm sorry for the inconvenience caused to you just a couple of minutes before, because this is my first try to deliver the lecture via any softwares or live media. So आपने बहुत सारे काम छोड़े होंगे, कहीं बिजी होंगे. What I expect is, so for that I'm sorry. So far today's lecture is concerned, this is B Pharmacy 8th semester subject pharmaceutical product development. So before jumping into the discussion, I'd like to introduce myself first. Maybe some of you will be knowing me by somebody else, by yourself only, or by me only. So I'm Charan Singh. Basically, I'm from district Jhajjar, Haryana, and I did my B Pharmacy from MD University Rohtak, Haryana in 2005 to 9 batch. Thereafter, I joined Naipur Mohali for my Master of Pharmacy and PhD course in the Department of Pharmaceutical Technology and Formulations. 2009 से 11 के बैच में मैंने एमफार्म किया नाइपर मोहाली से. उसके बाद 2011 से 16 तक मैं पीएचडी में था नाइपर मोहाली में. और उसके बाद यू माइट बी नोइंग, पीएचडी के बाद जब हम कोई कोर्स तो नहीं कह सकते, बट काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस होता है, रिसर्च एक्सपीरियंस, उसको हम पोस्ट डॉक कह देते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप पीएचडी के बाद होती है वो. तो मैं 2 साल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में था, और उसके बाद आई हैड बीन सिलेक्टेड फॉर एन अवार्ड टू वर्क एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया. तो वहाँ थोड़े दिन मैंने काम किया ऑस्ट्रेलिया में, और now I'm in the area of teaching and research. So this is a brief introduction about myself. अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की. इस सब्जेक्ट में बेसिकली 5 यूनिट्स हैं, और जो फर्स्ट यूनिट है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, और जो लास्ट यूनिट है, दूसरी तीसरी चौथी यूनिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो लास्ट यूनिट है वो पैकेजिंग मटेरियल की. तो हर सिलेबस का एक अपना सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, और उसमें जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो अलाइंड होते हैं, उनका कुछ मीनिंग होता है. ऐसे ही नहीं कोई मतलब हम सिलेबस बनाते और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं. तो स्टार्टिंग में देखो, जो फर्स्ट यूनिट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है, और इसमें फॉर्मेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे. और लास्ट है पैकेजिंग मटेरियल की, क्योंकि जब मटेरियल या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पैक हो जाता है तो फाइनली दैट शुड बी लॉन्च्ड इनटू द मार्केट. तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. मैं अभी चाहिए लिख सकते हैं email ID c.singhnaipur009@gmail.com. इसमें अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं. हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. इस प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट रखा गया है उसका फ्लो है इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ प्री फॉर्मेशन स्टडीज. बेसिकली एक जो प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं उसके 4 स्टेजेस होते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्री फॉर्मुलेशन, सेकेंड है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, तीसरी स्टेज है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज पीपीडी, एंड लास्ट स्टेज है कमर्शलाइजेशन. ठीक है, जब हमने लैब स्केल पे काम किया, इंडस्ट्री से टाइप करके स्केल अप करके फाइनली हमने उसको कमर्शलाइज करना है, वो चौथी स्टेज होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की. तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है. इसके बाद हम एक एक स्टेज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, उसमें हमने थोड़ा सा जो स्टेज 1 है उसका हमने पार्ट लिया है प्री फॉर्मेशन स्टडीज. तो देखो बेसिकली होता है क्या है प्री फॉर्मेशन स्टडीज. जैसे नाम इसमें है, देखो प्री फॉर्मुलेशन, यानी कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट से पहले, प्री मीन्स पहले, जो स्टडीज करते हैं
ड्रग के बारे में, उसको हम प्री फॉर्मेशन स्टडीज कहते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन क्या है? स्टडीज डन एट द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ड्रग कैंडिडेट इन डिफरेंट डोसेस फॉर्म। डिफरेंट डोसेस फॉर्म का मतलब है कि उस ड्रग की हम टैबलेट बना सकते हैं, कैप्सूल बना सकते हैं, सस्पेंशन बना सकते हैं, इमल्शन, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि प्री फॉर्मेशन स्टडी से हमारे पास कुछ डेटा आएगा, उस डेटा के बेसिस पे हम फाइनल करते हैं कि हमने कौन सी फॉर्मुलेशन बनानी है या फिर डोसेस फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो अब इसमें हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं प्री फॉर्मुलेशन में? तो बेसिकली इसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना ड्रग की, वो स्टडी करते हैं। अब फिजिको केमिकल भी क्या देते हैं स्टडी इन प्रॉपर्टीज को। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है ड्रग की? जैसे मोलिकुलर वेट आ गया, उसका केमिकल फॉर्मूला है, लॉग पी वैल्यू है। लॉग पी मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट, कई बार पूछ लेते हैं लॉग पी, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बी फार्मेसी में जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, लॉग पी क्या होता है? पार्टीशन कोफिशिएंट। उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी आ सकती है, इसके पॉलीमॉर्फ आ सकते हैं, इसका बिहेवियर आ सकता है, क्रिस्टलाइन है या कुछ और है, इसके डिफरेंट क्रिस्टल्स आ सकते हैं। ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में रहते हैं। ठीक है, प्री फॉर्मेशन स्टडीज एक्ट एज एक्यूरेट प्रिडिक्टर्स। अब रोल क्या है प्री फॉर्मेशन स्टडीज का? ये कह रहे हैं कि ये प्रिडिक्शन के काम आती है प्री फॉर्मेशन स्टडीज। तो इससे होगा क्या? effectively predict the changes that may be associated with the combination process of API. API means drug with suitable delivery system. देखो इसका मतलब इतना है कि हमने कोई भी फॉर्मुलेशन बनानी है लैब स्केल पे या फिर डोसेस फॉर्म बनानी है, तो हम क्या करते हैं? पहले ड्रग का नेचर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बीसीएस क्लासिफिकेशन दिया गया है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसमें 4 अलग अलग टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, basis 1, 2, 3 and 4. Hope you know the details of the same. तो हम प्री फॉर्मेशन स्टडीज में सबसे पहले हम जैसे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली, जहाँ मैंने सॉल्युबिलिटी की बात की। तो अब सॉल्युबिलिटी तो हर क्लास में, जैसे BCS 1 भी है उसकी अच्छी सॉल्युबिलिटी है, लेकिन जब हम BCS क्लास 4 की बात करते हैं तो उसमें सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमें पता चल गया कि इसमें सॉल्युबिलिटी का इश्यू है, तो हम अकॉर्डिंगली अपना डिलीवरी सिस्टम चूज करते हैं। ठीक है, उससे होगा क्या फाइनली? अगर हम लास्ट स्टेज पे देखें तो हम कहीं ना कहीं जो अपना डिलीवरी सिस्टम है डोसेज फॉर्म है, वी कैन डिलीवर सेफ एंड इफेक्टिवली टू द पेशेंट। अब पेशेंट एंड यूजर है, हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई मेडिसिन हम बनाते हैं, कोई भी डोसेज फॉर्म बनाते हैं, उसका एंड यूजर होता है पेशेंट। इसलिए हमेशा एक प्रोडक्ट के बारे में बात होती है पेशेंट कंप्लायंस की। ठीक है, इसका हम टाइम टू टाइम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली बात स्टार्ट हुई प्री फॉर्मुलेशन से लेके उसकी फॉर्मेशन डेवलपमेंट, और फॉर्मेशन डेवलपमेंट के बाद फाइनली टू द पेशेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्री फॉर्मेशन जो स्टडीज हैं, बेसिकली उसके 3 फेजेस होते हैं। वो 3 फेजेस में हम करते क्या हैं? फर्स्ट फेज है सिलेक्शन ऑफ द सब्सटेंस फिजिकल फॉर्म। अब कई ड्रग, जो बहुत सारी ड्रग्स हैं वैसे तो पाउडर फॉर्म में ही होती हैं, बट बहुत सारी कलरलेस होती हैं, और फॉर एग्जांपल रिफेम्पिसिन वो कलर्ड कंपाउंड है, तो हम उसमें वो देखते हैं। सेकंड में क्या है? सिलेक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। अब हमने ड्रग लोड भी करनी होती है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं ड्रग लिव सिस्टम बनाने के बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट बार बार शब्द इसलिए आएगा क्योंकि डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, टारगेटेड डिसीज कौन सी है। ठीक है, कौन सी क्लास की ड्रग है बीसीएस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा आ जाता है कंडक्शन ऑफ कंपैटिबिलिटी स्टडीज। कंपैटिबिलिटी स्टडीज 2 तरीके से मेजरली हो सकती है। एक है ड्रग ड्रग, क्योंकि जब हम मोर देन वन ड्रग कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें हो सकता है कंपैटिबल ना हो। अगेन एग्जाम्पल आपको शायद पता होगा, जब भी हम एंटी टीबी ड्रग्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिफेम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड, वो दोनों इनकम्पैटिबल हैं। जब उसको हम पाउडर फॉर्म में इकट्ठा कर देते हैं तो एक काइंड ऑफ सोल्यूशन बन जाता है, डिग्रेडेशन हो जाती है रिफेम्पिसिन की। फिर दूसरा होता है कंपैटिबिलिटी एक्सपीरियंट ड्रग और एक्सीपिएंट की। कई बार एक्सीपिएंट की प्रॉब्लम होती है, वो इनकम्पैटिबल होते हैं ड्रग के साथ, या तो ड्रग को डिग्रेड कर देंगे या आपस में एक्सीपिएंट की भी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। तो तीसरा टाइप हो सकता है एक्सीपिएंट कंपैटिबिलिटी स्टडीज। तो बेसिकली ये 3 फेजेस होते हैं प्री फॉर्मेशन स्टडीज के। ठीक है, अब हमने कर तो ली प्री फॉर्मेशन स्टडीज, हमने उसका मोलिकुलर वेट भी देख लिया, उसकी सॉल्युबिलिटी देख ली, उसके लॉग पी वैल्यू देख ली। लॉग पी वैल्यू हम लैब में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट।
जनरली जीपैट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लॉग पी वैल्यू है हम उसको कौन से मीडियम में डिटरमाइन करते हैं। तो एन ऑक्टेनॉल और वाटर हम लेते हैं, ठीक है, एन ऑक्टेनॉल एंड वाटर, उस सिस्टम में हम लॉग पी वैल्यू देखते हैं। तो अब जो डेटा आया अपने पास प्री फॉर्मेशन स्टडीज का, वो देखो इसमें ये जो फिगर है ना उसमें स्टार्टिंग से एंड तक बता रखा है सारा का सारा। वो डेटा के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व इन डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट स्टेजेस। हर जरूरी नहीं कि केमिस्ट्री काम करेगा ड्रग डेवलपमेंट में या फॉर्मेशन डेवलपमेंट में, जरूरी नहीं फॉर्मेशन साइंटिस्ट ही काम करेगा। एक इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और अकॉर्डिंगली उनकी रिस्पेक्टिव जिम्मेदारियां होती हैं और उसके हिसाब से वो फाइनल डोसेस फॉर्म तैयार करते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं, जैसे इसमें देखो कई सारी चीजें बताई गई हैं बायोलॉजी टीम में, ठीक है, जब नया कंपाउंड नई ड्रग हम बनाते हैं तो हमें उसकी टॉक्सिसिटी नहीं पता होती, उसकी डोज नहीं पता होती, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज के लिए क्या चाहिएगा उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होती। तो बायोलॉजी टीम जनरली क्या करती है, फार्माकोकाइनेटिक और टॉक्सिकोलॉजी का एस्पेक्ट देखती है, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री टीम है। अब केमिस्ट्री जैसे नाम बता रहा है केमिस्ट्री, तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सॉल्बिलिटी, परमेबिलिटी और जो स्टेबिलिटी है, जरूरी नहीं कि केमिस्ट्री टीम ही करे, ये फार्मास्यूटिक्स की टीम भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है एनालिटिकल टीम। अब एनालिसिस का जो काम है, ठीक है, इसमें एनालिसिस में दो तीन तरीके की स्टडीज होती हैं कि हमने क्वांटिफिकेशन के लिए मेथड डेवलप करना है, वैलिडेट करना है, ठीक है। दूसरा, अगर ड्रग की हमने स्टेबिलिटी स्टडी देखनी है तो स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग एसेस होते हैं, ठीक है, कि ड्रग डिग्रेड कैसे होगी, किस टेम्परेचर पे, किस पीएच पे वो स्टेबल है, तो ये एनालिटिकल टीम का काम है। फिर बल्क मैन्युफैक्चरिंग टीम। अब इसमें क्या रहता है, ये टीम सेम डेटा को जो हमें मिला है प्री फॉर्मेशन स्टडी से, वो हमें प्री फॉर्मेशन स्टडीज रिगार्डिंग सॉल्ट सिलेक्शन, पॉलीमॉर्फ प्योरिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द पार्टिकल साइज। जनरली जो ड्रग्स होती हैं उनका माइक्रोन में पार्टिकल साइज होता है, ठीक है। सॉल्ट सिलेक्शन की बात करते हैं क्योंकि सॉल्ट सिलेक्शन का सोलबिलिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। पॉलीमॉर्फ्स की जहां तक बात है, हमने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 11वीं 12वीं में, पॉलीमॉर्फ्स कार्बन के कई सारे हैं, ठीक है। कई बार उस केमिस्ट्री में हम कह देते हैं एलोट्रॉप्स। तो यहाँ पे हम पॉलीमॉर्फ्स की बात करते हैं, जैसे मीबेंडाजोल है, मीबेंडाजोल एंथेल्मेंटिक ड्रग है, कीड़े मारने की दवाई, तो उसके अलग अलग पॉलीमॉर्फ, उसके 3 पॉलीमॉर्फ मिलते हैं, ठीक है, ए बी सी। तो कुछ ना कुछ उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। तो ये बल्क मैन्युफैक्चरिंग टीम का काम है। अब धीरे धीरे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेशन टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट स्टडीज करना चाहते हैं, फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स में करना चाहता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ तक बायोलॉजी की टीम की बात है, फार्माकोकाइनेटिक टॉक्सिकोलॉजी, ये टॉक्सिकोलॉजी नाइपर में भी कोर्स है, बाकी जगह भी कोर्सेज होंगे टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो हर चीज अपने जितनी फार्मेसी कोर्सेज है उससे रिलेटेड ये सारा स्केल बनाया गया है। तो फॉर्मेशन टीम क्या करती है, इतनी सारी जब अपने पास आ गई डेटा आ गया प्री फॉर्मेशन स्टडी से, तो वो डोसेज फॉर्म डिजाइन के लिए स्टडी करती है, ठीक है। अब फाइनली आ जाता जब अपने पास हमने लैब स्केल पे, ये है अपना प्री क्लिनिकल पार्ट, ठीक है, इस कलर तक ये प्री क्लिनिकल पार्ट है। जब हमने फॉर्मेशन बना ली तो उसके बाद प्री फॉर्मेशन के बाद आता है, सॉरी, प्री क्लिनिकल के बाद आता है क्लिनिकल। यानी कि प्री क्लिनिकल में जो हमने स्टडीज की हैं, जैसे इन्होंने फार्माकोकाइनेटिक की बात की, टॉक्सिकोलॉजी की बात की, रैट्स पे, जेब्रा फिश पे, ठीक है, माइस पे, इन सब पे, लोअर एनिमल्स पे हम स्टडी करते हैं प्री क्लिनिकल में। और जब हम क्लिनिकल इवेल्युएशन की बात करते हैं, क्लिनिकल स्टडीज की बात करते हैं, तो इसमें ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इनको हम कहते हैं क्लिनिकल इवेल्युएशन या फिर क्लिनिकल स्टडीज। क्लिनिकल ट्रायल आपने पढ़े होंगे, फेज 1 से फेज 4, ठीक है। ये प्री फॉर्मेशन के जो डेटा है उसका फर्दर हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट स्टेज, इसमें इसके बारे में बताया गया है। अब इम्पोर्टेंस क्या है ओवरऑल, जैसे हम पिछली स्लाइड को देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है प्री फॉर्मेशन स्टडीज का, बस एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द प्री फॉर्मेशन स्टडीज डिटरमाइन वेदर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग इज गोइंग टू बी डन और नॉट। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी प्री फॉर्म, जरूरी नहीं है कि जो हमने प्री फॉर्मेशन स्टडीज की उसका डेटा हमें अच्छा ही मिले, उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिले। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें हों उस ड्रग में, हम फॉर्मेशन ना बना सकते हो, तो कई करोड़ रुपए लगते हैं, टाइम लगता है, एनर्जी लगते हैं एक ड्रग से ड्रग प्रोडक्ट बनाने में। तो प्री फॉर्मेशन स्टेज पे ही ये फाइनल हो जाता है
कि ये फर्दर डेवलपमेंट में जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आउटकम है। Importance of pre-formulation study is directly connected to the role in the determination of the important characteristic of the tested compound. अब जो characteristics की हमने बात की, उसी के बारे में बात करें, ठीक है, physicochemical characteristics के बारे में। Data obtained at the pre-formulation stages are considered to be prerequisite during the development process. Obviously ये बहुत important है, इसलिए हम कर रहे हैं कि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पता चले हमने लॉग पी स्टडीज भी कर ली, सॉल्युबिलिटी स्टडीज कर ली, और चीजें हमने उसका एनालिसिस कर ली, केमिस्ट्री की स्टडीज कर ली, और कुछ 2-3 चीजें ऐसी आई कि फॉर एग्जांपल टॉक्सिसिटी, हालांकि टॉक्सिसिटी स्टार्टिंग का पॉइंट था, बट हो सकता है कि वो बाद में कोई टॉक्सिक इफेक्ट आए। रोफिकॉक्सिब एक ऐसी ड्रग है जो मार्केट में लॉन्च होगी थी और बाद में उसके प्रोडक्ट्स विड्रॉ करने पड़े थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी रही है फार्मेसी में। खैर, तो अभी क्या कर रहे हैं, सीएमसी सेक्शन जो है, सीएमसी मीन्स केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन ऑफ द आईएनडी एप्लीकेशन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये रेगुलेटरी का पार्ट है, ठीक है, ये हम जब भी इस रिलेटेड टॉपिक आएगा हम डिटेल में इसके बात करेंगे। ये ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस का एक पार्ट है आईएनडी, आईएनडीए भी इसको बोल देते हैं कई बार, ये ए फॉर एप्लीकेशन, इसके अलग अलग एनडी है, आईएनडी है, हाइब्रिड एनडीए है, ये कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। प्री फॉर्मेशन स्टडी स्ट्रेंथन दी साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द गाइडेंस। अब ये देखो फाइनली क्या कर रहा है प्री फॉर्मेशन स्टडी, ये स्ट्रेंथन करती है साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द गाइडेंस, प्रोवाइड रेगुलेटरी रिलीफ, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा आईएनडीए, कंजर्व रिसोर्सेज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी टाइम, एनर्जी एंड मनी की, ये रिसोर्सेज की ही बात है, ठीक है, in the drug development and evaluation process, and finally improve and enhance product quality and public safety standards. Improve, enhance product quality and public safety standards, ये मैंने रिपीट क्यों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने प्री क्लिनिकल स्टडीज की, कुछ हम करते हैं, हम टॉक्सिसिटी स्टडीज करते हैं, बाकी स्टडीज करते हैं, बट जैसे रोफिकॉक्सिब का मैंने एग्जांपल बताया, लास्ट में मतलब जब मार्केट में थी तो हार्ट रिलेटेड कुछ इसके साइड इफेक्ट्स मिले जिसकी वजह से इसको विड्रॉ करना पड़ा। तो प्री फॉर्मेशन स्टडीज का आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कहाँ पे आ सकता है, फाइनली प्रोडक्ट क्वालिटी पे आ सकता है और पब्लिक सेफ्टी पे आ सकता है। पब्लिक सेफ्टी मीन्स पेशेंट सेफ्टी, राइट। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ दी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में बताया कि 4 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। अब पहली स्टेज कौन सी है, प्री फॉर्मेशन। अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा प्री फॉर्मेशन स्टडीज का, और हम करते क्यों हैं उसका भी आइडिया हो गया होगा। अब हम इस सेक्शन में बात करेंगे कि कौन कौन से इसके स्फीयर्स हैं या मेजर डिसिप्लिन है प्री फॉर्मेशन की। तो बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट स्टेज है, ठीक है, जिसमें हम कैरेक्टराइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ये दोनों स्टडीज हम करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू डेवलप ड्रग्स विद द डिजायर्ड स्टेबिलिटी, एफिकेसी एंड सेफ्टी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। स्टेबिलिटी का है, जैसे कर्क्यूमिन है, फॉर एग्जांपल कर्क्यूमिन, हल्दी हम यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कर्क्यूमिन, वो फोटोस्टेबल है, लाइट में डिग्रेड हो जाती है। तो अगर हम ये स्टडी नहीं करते हैं और हमने फॉर्मेशन बना दी, बाद में हमें पता चला कि हमने खुले में एटमॉस्फेयर में रख दी और प्रोडक्ट डिग्रेड हो गया, तो हमने प्री फॉर्मेशन में देखना पड़ेगा। एफिकेसी, देखो एफिकेसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थेरेप्यूटिक एफिकेसी जनरली इसको कह सकते हैं, या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो ये डिपेंड करता है, कहीं ऐसे मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस है एफिकेसी का, बट अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। एंड फाइनली उसके बेसिस पर हम डोज वगैरह डिसाइड करते हैं, जैसे हमने बात की थी पीसीएस क्लासिफिकेशन की और सॉल्युबिलिटी की। तो अगर एक ड्रग ओरल रूट की अगर मैं एग्जांपल दूं, ड्रग सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोफोबिक ड्रग है, बीसीएस क्लास 2 ड्रग है, तो जब तक वो ब्लड में जाएगी नहीं तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। एक छोटा सा एक लाइन में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले तो वो सॉल्युबलाइज होनी चाहिए जीआई फ्लूइड्स में, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन के थ्रू, और फाइनली फिर ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाने के बाद उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी हम देख सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी का, सेफ्टी के लिए हमने जैसे पीछे स्टडीज के बारे में बात की, एक इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है, ठीक है। अब अर्ली स्टेजेस में क्या होता है ड्रग डेवलपमेंट के, सिंथेटिक केमिस्ट एंड स्पेशलिस्ट फ्रॉम दी अदर डिसिप्लिन्स, वो पिछली स्लाइड याद करो जिसमें 5-6 थे, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल की, जैसे जहां मैंने बात की थी, और नॉन टू कलेक्ट दी प्री फॉर्मेशन डेटा इन ऑर्डर टू हेल्प
नो द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग बिफोर स्टार्टिंग विद द प्री-फॉर्मेशन स्टडीज। वो पिछली स्लाइड में ही है इसके बारे में। अब डिसिप्लिन क्या है प्री-फॉर्मेशन स्टडीज के? वेरियस कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन दी प्री-फॉर्मेशन स्टडीज। अब अगर और थोड़ा इन डेप्थ हम बात करते हैं कि इसमें करते क्या। फर्स्ट है बल्क कैरेक्टराइजेशन। बल्क कैरेक्टराइजेशन में ये आ जाती है स्टडीज पार्टिकल साइज। जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन की स्लाइड में बताया कि हम जो जनरली जो ड्रग का पार्टिकल साइज वो माइक्रोन में रहते हैं, ठीक है। और विद टाइम जब हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में तो देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं, इसलिए हम इनका नैनोनाइजेशन करते हैं क्योंकि ड्रग्स जो है माइक्रोन साइज में है, ठीक है। दूसरा आता है पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज और तीसरा है क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जो ड्रग्स हैं वो क्रिस्टलाइन होती हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग पॉलीमॉर्फ हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म हो सकती है। सॉल्युबिलिटी का मैं बता ही चुका हूँ, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस हम करते हैं। और तीसरा स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का कर्क्यूमिन का मैंने जैसे एग्जांपल दिया, फोटो सेंसिटिव है। और भी स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं, जीआई फ्लूइड में स्टेबल है कि नहीं है। अगर हम जीआई ट्रैक की बात करें सपोज, तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टमक का पीएच 1.2 पे स्टेबल है या नहीं है। ऑब्वियसली प्री फॉर्मेशन स्टडीज में अगर हमने देखा कि ड्रग पीएच 1.2 यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट या फिर कह सकते हैं स्टमक में ड्रग अगर स्टेबल ही नहीं है और हम कोई ऐसी फॉर्मेशन बना दे विच इज टू बी टेकन फ्रॉम दी ओरल डिलीवरी, कैन वी एक्सपेक्ट दी बेटर थेरेप्यूटिक इफेक्ट फ्रॉम दी ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी डिग्रेडेड इनटू दी स्टमक ओनली, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का है। हो सकता है अगर हम आईवी इंजेक्शन की बात करते हैं और भी वहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फिजियोलॉजिकल पीएच पे हो सकता है ड्रग स्टेबल ना हो, या फिर इंटेस्टाइन की हम बात करें 6.8 पे, वहाँ पे ड्रग अनस्टेबल हो सकती है, ठीक है। सिर्फ बाहर एटमोसफेयर एनवायरनमेंट के अलावा भी अगर हम बॉडीली एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो एक वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेबिलिटी एस्पेक्ट। तो ये मेजर जो है डिसिप्लिन है प्री फॉर्मेशन स्टडीज के। तो अगर हाँ, अब स्टेज 2 की बात करते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की। पहले स्टेज को हम कंक्लूड कर लेते हैं। प्री फॉर्मेशन स्टडीज में अब तक हमने क्या देखा? अगर की पॉइंट में बताऊं तो सबसे पहले हमने बात की प्री फॉर्मेशन स्टडीज करते क्यों हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग हम स्टडी करते हैं। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनकी अलग अलग अपनी अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। उसमें हमने चीजें देख ली कि ड्रग डेवलपमेंट को आगे ले जाने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर तो हमें लगा कि अपने पास सब्सटेंशियल डेटा है प्री फॉर्मेशन स्टडीज का और पॉजिटिव डेटा है, पॉजिटिव डेटा मीन्स कि हम उस पर टाइम एनर्जी एंड मनी लगा सकते हैं टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू ए डोसेज फॉर्म, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हुआ स्टेज 1 प्री फॉर्मेशन का। और थोड़ा सा पिछली स्लाइड देख लेना कि हम बल्क कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेबिलिटी स्टडीज की हैं और सॉल्युबिलिटी स्टडीज की हैं। सॉल्युबिलिटी बार बार आएगा जब तक हम ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे। और सॉल्युबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओरल डिलीवरी के हिसाब से। अब ओरल डिलीवरी भी बार बार क्यों बात कर रहे हैं, एक थोड़ी देर सोच के देखो मार्केट में सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से वो दिए जाते हैं, तो फिर ये सॉल्युबिलिटी वाला इशू आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में क्या है कि एक डमी होती है, एक फॉर्मुलेशन डमी, एक ये मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट यानी कि एक हमने जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट होगा ना, हमने इमेजिन कर लिया कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट सपोज टैबलेट है, वो इतने वेट की होनी चाहिए, उसकी ये फॉर एग्जांपल उसकी हार्डनेस इस लिमिट में होनी चाहिए, डिसइंटीग्रेशन इतना टाइम होना चाहिए, डिजोल्यूशन जो होना चाहिए वो इन विट्रो स्टडीज में इतने % रिलीज होनी चाहिए। ये सारे जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो हम एक एम लेके चलते हैं अपने फाइनल डोसेस फॉर्म पर। तो वो हम लैब स्केल पे कैसे बनाएंगे, ऐसी कौन सी फॉर्मुलेशन होगी जो उसको मिमिक करेगी, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी फॉर्मुलेशन की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसको कहते हैं प्रोटोटाइप फॉर्मुलेशन। इसमें और फाइनल फॉर्मुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। ऑल्दो हम स्टडीज इन डेप्थ करते चले जाएंगे बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में और फाइनल डोसेज फॉर्म में। ये कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो
अब बात होती है यहाँ से आइडिया की। एक आइडिया है जैसे मेरे पास, मैंने इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन बनानी है किसी भी ड्रग की, मेरे पास आइडिया है, बट मैं बनाऊंगा कैसे? मुझे उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और वो मैंने टैबलेट जो है ओरल डिलीवरी से डोज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इशू जैसे मैंने बताया सॉल्बिलिटी का रहेगा, तो हमने सॉल्बिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी। तो हमारे पास आइडिया था, उस आइडिया को हमने कंसेप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, और उसके जो जो फाइनल जो डोसेस फॉर्म है, जो प्रोडक्ट है, उसके बेनिफिट्स और फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। फीचर्स में जैसे अभी मैंने बताया डिसइंटीग्रेशन इतने टाइम में होना चाहिए, डिसोल्यूशन इतने टाइम में होना, सॉल्बिलिटी ये होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर और भी हम वैसे नॉर्मल लेवल पे बात करें तो लाइक ए सीड, दिस कंसेप्ट इज फर्दर जर्मिनेटेड बाय द वेट लैब वर्क इनटू ए प्रोटोटाइप फॉर्मेशन। देखो बड़ी बड़ी टर्म है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंप्लीफाई शब्दों में बता रहा हूँ। हमारे पास एक सीड होता है, बीज होता है ना, बीज जब जर्मिनेट होता है तो फाइनली एक प्लांट की फॉर्म में हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास जो आइडिया थे उसको हमने कंसेप्चुलाइज किया, और कंसेप्टलाइज करके हमने कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए। ठीक है, अब ये वेट लैब क्यों हाईलाइट किया मैंने? वेट लैब और ड्राई लैब दो चीजें हैं अपने पास। वेट लैब जब हम लैब में काम करते हैं, ठीक है, विदाउट सॉल्वेंट्स, जब हम केमिकल जो हम लैब में काम कर रहे हैं, तो विदाउट सॉल्वेंट्स और जो केमिकल हैं उसको कहते हैं हम ड्राई लैब। ड्राई लैब का एग्जांपल होता है इन सिलिको वर्क। इन सिलिको का मतलब कंप्यूटेशनल बेस्ड वर्क और कंप्यूटेशनल बेस्ड साइमुलेशंस। हालांकि लेता थे हम उसमें भी हैं, वाटर ले लिया हमने, कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या एक्वस सॉल्वेंट ले लिया हमने, ठीक है, बट वो एक्चुअल में नहीं है, वो हाइपो मतलब इन सिलिको है, कंप्यूटर में है वो। ठीक है, इन सिलिको। वेट लैब में हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, रिएक्शन हमने लगाई ड्रग सिंथेसाइज करने के लिए, उसमें हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऐड करे, कुछ कैटेलिस्ट ऐड किए, वो वेट लैब होती है। ठीक है, आगे समझ में वेट लैब और ड्राई लैब में समझ। ड्राई लैब में हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करते हैं, इन सिलिको काम करते हैं। वेट लैब में प्रॉपर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एक्वस, बाकी दूसरे सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं और एक्सपेरिमेंट रन करते हैं। ठीक है, तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी वर्किंग मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये देखो, प्राइमरी वर्किंग मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइमरी वर्किंग है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सेम, which will then be perfected in the form of the final product। इस पर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वही है, हमने परफेक्ट करना है, उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है वो स्टडी करना है हमने, ताकि फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। बेसिकली इसके 4 फेजेस होते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के। ठीक है, तो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन दी प्रोडक्ट्स बेसिक रिक्वायरमेंट। दूसरा आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ए डिजाइन दैट मीट्स दीज रिक्वायरमेंट। हमने डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफिल कर सके। तीसरा फेज है हैविंग द यूजर्स एक्सपेरिमेंट विद द प्रोटोटाइप। ऑब्वियसली करेंगे ही फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्वालिटी प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए। रिवाइजिंग द प्रोटोटाइप, रीडिफाइनिंग एज वेल एज कंप्लीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। देखो ये चारों फेजेस जो हैं, इसका एक कंक्लूजन मैं बता देता हूँ कि हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, सेफ भी हो, एफिकेशियस भी हो और पेशेंट कंप्लायंट भी हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड है। तो ये अलग अलग फेजेस में हम प्रोटोटाइप फॉर्मेशन या डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। कंसिडरेशन टू आइडिएट और कंसेप्चुअलाइज ए प्रोडक्ट। अब वो उसमें क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसमें हो सकते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट केमिस्ट्री एंड प्रीफॉर्मेशन, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। बायोलॉजिकल कंसिडरेशन, वो जो सबसे पहली फिगर आई थी कलर्ड फिगर ऐसे स्ट्रेट लाइन, उसको इमेजिन अभी रिकॉल कर लो। बायोलॉजिकल कंसिडरेशन मैंने उसमें स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स थे शायद, वो प्री क्लिनिकल में गए, उसके बाद क्लिनिकल एक्टिविटी आ गई। क्लिनिकल में जैसे हमने क्लिनिकल ट्रायल्स की बात की, ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात की विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी एंड एफिकेसी। ठीक है, इसकी आईसीएस गाइडलाइंस होती हैं, वो होप यू नो दी आईसीएस गाइडलाइंस।
उसमें सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी, ठीक है, और मल्टीडिसिप्लिनरी, ये गाइडलाइन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब ये क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? देखो अपने पास क्या है, एक आइडिया है, आपके पास भी कोई आइडिया हो सकता है कि मैंने कोई ऐसी टैबलेट बनानी है जो दिन में सिर्फ एक बार ही लेने पड़े, या कोई ऐसी कैंडी बनानी है, ठीक है, कुछ भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक बनानी है, तो क्या हुआ, आपका आइडिया है, और आइडिया क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक जो है क्या कहना चाहिए, संपत्ति, ठीक है, बौद्धिक मतलब अपने इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड, आपका आइडिया वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती कंसिडर करनी होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। एक बार हमारे पास आइडिया आया, उसको हमने कंसेप्चुलाइज किया, कि हमने जैसे 4 स्टेजेस हमने देखी ना, फेज 1 से फेज 4, तो हमने उसके बाद क्या करना है, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, कि अगर हमने टैबलेट बनानी है, एक कैंडी बनानी है, या एनर्जी ड्रिंक बनानी है, तो अब हमारे पास सफिशिएंट लिटरेचर सर्वे है, रिपोर्ट्स अपने पास है, हमने स्टडी कर लिया, अब हम उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे। एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने का मतलब है कि सपोज कोई भी हमने जो एक्सिपेंट्स लिए हैं और एपीआई ले लिया, कौन सा एक्सिपेंट कितनी अमाउंट में लेना है, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट आएगा दूसरी उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। अब देखें, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट process because experiments are required in order to ensure that product has the desired characteristics, ठीक है, वही बात है। सपोज टैबलेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, बाइंडर की कॉन्सेंट्रेशन सपोज हमने 1% रखनी थी, क्योंकि अभी हमने ऑप्टिमाइज नहीं किया ना, देखो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, अब वो हमने ले ली 5%, तो उससे क्या होगा, ग्रेन्यूल्स जो बने हैं वो ब्रेक ही नहीं होंगे, ग्रेन्यूल्स को फर्दर हमने टैबलेट में कन्वर्ट करना है, तो टैबलेट ब्रेक नहीं होगी यानी डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, तो क्या होगा, ड्रग रिलीज ही नहीं होनी है, ठीक है, तो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक नहीं आई ना, तो एक्सपेरिमेंट हम डिजाइन करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पीपीडी का, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। तो ये कैसे हम इसको अगर डेफिनेशन देखिए तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, टू कंडक्ट, ठीक है, हम करते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट कैन बी यूज्ड to obtain the required information in a precise and efficient manner। एक यूनिट नंबर 4 है अपने पीपीडी में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, क्वालिटी बाय डिजाइन, उसमें बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल है, ठीक है, उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। जनरली इन एक्सपेरिमेंट्स वन और मोर फैक्टर्स आर वेरिड एंड द चेंज इन द रिस्पॉन्स इज मॉनिटर्ड। देखो इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बाइंडर का एग्जाम्पल लिया कि हमें चाहिए था 1% और हमने ले लिया 5%, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आया, डिसइंटीग्रेशन पे, ठीक है। डिसइंटीग्रेट, जब टैबलेट ब्रेक ही नहीं हुई, डिसॉल्व ही नहीं हुई, तो ड्रग रिलीज कैसे होगी, ठीक है। तो एक फैक्टर कौन सा हो गया, अमाउंट ऑफ बाइंडर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइंडर, और इसमें रेस्पॉन्स क्या आ गया, एक फैक्टर है इसमें, ये बता रहा वेरिएड, यानी कि हम चेंज करते हैं, इज मॉनिटर टू सी द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स। अब ये 2 तरीके से हम इनको कह सकते हैं, जो जिन फैक्टर्स को हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइंडर, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका इफेक्ट कौन सी प्रॉपर्टी पे आया है फॉर्मुलेशन की, उसको कहते हैं रेस्पॉन्स, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, ठीक है, T90 टाइम, T50 टाइम, रेस्पॉन्स इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अपने पास क्या 2 चीजें आ गई, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस फैक्टर को हम चेंज कर रहे हैं फॉर्मुलेशन डिजाइन में, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दूसरे जो रेस्पॉन्स हैं जिन पे हमने उसका इफेक्ट देखना है, उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और अगर थोड़ा सा एनडीडीएस की मैं बात करूं, फाइनल ईयर में हो, इतना आइडिया हो, आई होप यू नो दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जैसे नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ गया उसमें, रेस्पॉन्स पार्टिकल साइज आ जाता है। अगर हमने फॉर्मेशन बनाई और उसका पार्टिकल साइज नैनो में है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हो नैनो पार्टिकल है, ठीक है, तो रेस्पॉन्स आ गया पार्टिकल साइज। और टैबलेट के केस में हमने
रिलीज की बात की, वो उसका रेस्पॉन्स है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ईच एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ये बहुत ईजी, इसमें हमको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है। डिफाइन द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमने एक टैबलेट बना ली, राइट। अब हमने उसमें बाइंडर होगा, ठीक है, और कई सारी चीज़ें रहेगी, बल्ब फॉर्मिंग एजेंट रहेगा, कोई तीसरी चीज़ भी रहेगी। जब हम ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे हैं और ग्रेन्यूल से जब हम टैबलेट की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें जब हम टैबलेटिंग की बात करेंगे तो ग्लाइडेंट वगैरह और ये बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो डिफाइन द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमने ये देखना है कि बाइंडर का इफेक्ट क्या आने वाला है एट ए टाइम। हम जब एक पैरामीटर को चेंज करें या एक फैक्टर को चेंज करें या फिर एक वेरिएबल को चेंज करें, ये तीनों चीजें एक ही हैं। इसको कहते हैं वन वेरिएबल एट ए टाइम, ओवेट, OVAT, ओवेट, वन वेरिएबल एट ए टाइम, क्योंकि हमने एक वेरिएबल को एट ए टाइम चेंज किया है, सिर्फ एक को। और जो यूनिट 4 की जो मैं बात कर रहा था, वो उसमें क्या होता है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, सॉफ्टवेयर है एक, क्वालिटी बाय डिजाइन का एक टूल है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसमें एट ए टाइम दो का भी हम एक, दो फैक्टर्स का एक प्रॉपर्टी पे, एक रेस्पॉन्स पे इफेक्ट देख सकते हैं। क्लियर है? तो सिंपली मैं पढ़ रहा हूँ इसमें, सिलेक्ट फैक्टर्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, हाँ हमने कर लिया, इफेक्ट ऑफ बाइंडर। सिलेक्ट ए प्रॉपर मेजरेबल रेस्पॉन्स, वो मैंने बता दिया, रिलीज, इन विट्रो रिलीज। हमने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद हम ऑब्वियसली कंडक्ट करेंगे टू ऑब्टेन द डेटा। फिर हमने देखा कि वो तो डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे तो रिलीज तो बाद की बात है, तो अपना एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि बाइंडर की कॉन्सेंट्रेशन हमने ज्यादा ली थी। ड्रॉ ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन दी डेटा एनालिसिस, अभी मैंने कंक्लूड किया कि हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ये राइटिंग पोर्शन के लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है, अभी जो भी एग्जाम्स होंगे फाइनल, उसमें हेल्पफुल रहेगी ये चीजें। ये तो हाँ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की बात, ठीक है। प्रोटोटाइप को हमने क्या करना है, परफेक्ट फॉर्मेशन बनानी है, एंड दैट परफेक्ट फॉर्मेशन इज नोन एज फाइनल प्रोडक्ट, राइट। ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज 2 का हमने पार्ट डिस्कस किया है। अब आता है तीसरे पार्ट पे। तीसरा जो पार्ट है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या है, फिर से उसी डायग्राम को याद करो, स्ट्रेट लाइन का, इन द वेरी स्टार्टिंग, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि जब, अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हमने जो टैबलेट बनाई है वो हम ह्यूमंस में टेस्ट कर लें, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लोअर एनिमल्स पे हमने उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, इसके कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, इसका सही इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है जिस डिसीज में हमने देखनी है, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोअर एनिमल्स में देख लेंगे, ठीक है। उनको कहते हैं प्री क्लिनिकल, यानी कि क्लिनिकल से पहले, ये ना क्लिनिकल, इससे पहले जो स्टडीज करेंगे हम प्री क्लिनिकल स्टडीज करेंगे। अब इसमें करते क्या है, इन विट्रो स्क्रीनिंग एंड इंपोर्टेंस फॉलोड बाय इन सिलिको मॉडल्स एंड सिमुलेशंस। याद है अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले इन सिलिको मॉडल्स के। देन यूज ऑफ एनिमल मॉडल्स, एनिमल मॉडल्स का भी मैं बता ही चुका हूँ, जैसे हमने लोअर एनिमल्स लिए ना, रैट्स, माइस, जबरा फिश, ये सारे हम ले लेते हैं। हालांकि जबरा फिश को अल्टरनेटिव टू एनिमल मॉडल एनिमल्स कहा जाता है, बट हैव यू, वो खुद में एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल हम कह सकते हैं, ठीक है। जब हम प्रीक्लिनिकल स्टडीज कर लेंगे इन लोअर एनिमल्स में और अपने पास एक सब्सटेंशियल डेटा आएगा कि यस और फॉर्मुलेशन इज सेफ एंड एफिकेशियस, यानी कि आवर फॉर्मुलेशन इज हैविंग क्वालिटी व्हाट वी वांट, तो हम क्या करेंगे, क्लिनिकल स्टेज में चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। और क्लिनिकल स्टेज में हम क्या करेंगे, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स है फेज 1 एंड 4, ठीक है, ये अलग एस्पेक्ट है, रेगुलेटरी का रहता है, ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो इसमें हम क्लिनिकल में क्या रहेगा, ह्यूमन बीइंग में, हमने लोअर एनिमल्स में तो देख लिया, अब हम क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, सेफ है कि नहीं है और एफिकेशियस है कि नहीं है। डेटा बहुत ज़्यादा वेरी करता है, चेंज होता है, ठीक है। आई वर्क इन द एरिया ऑफ लंग डिलीवरी, बेसिकली ऑन ट्यूबरक्लोसिस वाया इनहेलेशन डिलीवरी, ठीक है, ब्रेन टारगेटिंग पे मेरी लैब में मतलब मैं काम कर रहा हूँ। तो जब हम एक लैब का ही मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जब हम लैब स्केल पे काम करते हैं तो वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं, वहाँ की जो फाइंडिंग्स हैं,
काफी डिफिकल्ट होती हैं नेक्स्ट स्टेज पे, यानी क्लिनिकल डेवलपमेंट पे उसको प्रूव करने में, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। इवन जब हम लैब स्केल पे काम करते हैं और n=6, यानी कि एक स्टडी में हम 6 एनिमल लेके चलते हैं, तो जरूरी नहीं है 6 एनिमल्स एक ही जैसा रिजल्ट देंगे, ठीक है, इसलिए हम 6 ले रहे हैं क्योंकि वेरिएशन आता है। तो जब हम प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल में जाएंगे तो वहां भी वेरिएशन की संभावनाएं रहती हैं। क्लियर है? तो उसमें हम सेफ्टी एंड एफिकेसी देखेंगे। अब इसमें 4 फेजेस बताए हैं, 1 to 4। तो अलग अलग जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल साइज इंक्रीजेस, यानी कि सैंपल साइज मीन्स नंबर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। शुरू में कम 100 से कम रहते हैं, दूसरे में 100 से 300 रहते हैं, फिर 300 से थोड़े ज्यादा होते हैं, फाइनली फोर्थ वन में क्या रहेगा, मार्केट में हो जाएगा। ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। ऑब्वियसली अगर सपोज हमने सिर्फ इंडिया में प्रोडक्ट अपना सेल करना है तो यहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर हम सेम प्रोडक्ट को हम करने लगे अगर यूएस में, तो हमने कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी कंट्रीज के, यूएस के, राइट। एंड द रेगुलेटरी एजेंसी इज यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और अपनी कौन सी है इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी, सीडीएससीओ। ठीक है, चलो इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है इसमें, स्टेज 3 की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें फार्माकोविजिलेंस है, फार्माकोविजिलेंस, अलर्ट रहना आपने ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। विजिलेंस, विजिलेंट क्या होता है, सतर्क। तो विजिलेंस की बात हो रही है किस में, कि कौन से फील्ड में, दवाइयों के बारे में। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फार्माकोविजिलेंस आर, अलग अलग स्टेप है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटिंग एंड एनालाइजिंग द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। कोई भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है उसकी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे कि जिस चीज के लिए हमने किया था उसमें वो सही इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यानी कि सेफ और एफिकेसियस है कि नहीं है। डेटा आया उसको हम एनालाइज करेंगे, अगर तो उसमें कुछ प्रॉब्लम मिली उस प्रोडक्ट में तो हम क्या करेंगे, रेमेडियल एक्शंस टू मिनिमाइज हैजार्ड्स। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है ना, एडीआर, भारत सरकार का एक पीवीपीआई प्रोग्राम है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, नेशनल और स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे इसका सेंटर होता है पीवीपीआई का। तो आस पड़ोस के जो गांव रहेंगे या शहरी एरिया जो रहेगा और कोई प्रोडक्ट वहाँ मतलब वहां पे चल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, तो अगर उसका कोई इफेक्ट आने लगा, सॉरी साइड इफेक्ट आने लगा, तो वो जो पेशेंट्स हैं जो उसको यूज कर रहे हैं वो अपना जो साइड इफेक्ट उनको दिखा कि भी इससे ज्यादा, इससे वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, हेडेक ज्यादा है या कुछ और सीरियस इशू हो रहा है, तो क्या करेगा, पीवीपीआई जो भारत सरकार का जो प्रोग्राम है उसके तहत डिफरेंट सेंटर्स खोले गए हैं, वहां जाकर रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है एक में ही आया, हो सकता है 100 में आया उससे सेम साइड इफेक्ट, उस टेरिटरी के 100 के 100 जो पेशेंट्स हैं वो डेटा जमा कर सकते हैं कि भी हमने ये चीजें फेस की हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर क्या करेंगे, स्टेप 4 में मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ रेमेडियल एक्शन। या रेमेडियल एक्शन का मतलब ये है कि उसको कैसे, मतलब नेक्स्ट टाइम जो भी है तो रेगुलेटरी एजेंसीज को ये डेटा जमा हो जाता है, फिर वो फर्दर अपने एक्शंस लेती है। ठीक है, अभी डीप में बात करने की जरूरत नहीं, बस इतना सा समझिए, इतना सफिशिएंट है। अब आता है फार्माकोजीनोमिक्स। जीनोमिक्स का मतलब क्या है कि जब जेनेटिक लेवल पे की हम बात करने लगे, जेनेटिक वेरिएशंस की हम बात करने लगे, जो ड्रग्स के रेस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं, इसमें बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं फार्माकोजीनोमिक्स में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द जेनेटिक, ठीक है, दैट कैन अफेक्ट ड्रग्स और क्लासेस ऑफ ड्रग रेस्पॉन्स इन द पेशेंट्स। अब ये जो डायग्राम बताया देखो, इसमें क्या है, एक है विदाउट पर्सनलाइज मेडिसिन, एक है पर्सनलाइज मेडिसिन। ये एडवांस एरिया ऑफ रिसर्च है। ठीक है, पर्सनलाइज मेडिसिन में हम क्या करते हैं कि पहले जैसे पेशेंट्स इन्होंने बताए, देखो राइट साइड जहाँ कर्सर है यहाँ पे, यहाँ पेशेंट्स हैं, उनका हमने क्या किया, बायोमार्कर डायग्नोस्टिक्स किए हैं, उसके हिसाब से हमने, देखो इसमें कलर कितने थे, इसमें 2 कलर दिए। हालांकि हमने इनकी जो बायोलॉजिकल जो मार्कर्स की स्टडी की, डायग्नोसिस जो की, उसके बेसिस पे हमने इनकी थेरेपी फाइनल कर दी। ठीक है, कि भी इन 2 पेशेंट्स को ये इस तरह की थेरेपी दी जाएगी, इसको इस तरह से दी जाएगी, और तीसरे को अकेला है, इसको इस तरीके से हम दवाई देंगे। तो ईच पेशेंट्स बेनिफिट फ्रॉम एन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो ये पर्सनलाइज्ड है, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड है, इसलिए इसको हम फिर कहते हैं पर्सनलाइज्ड। विदाउट के केस में क्या है कि एक ही थेरेपी सब में चलेगी। ये देखो, ये बेनिफिट, एडवर्स इफेक्ट, नो बेनिफिट,
और ये जो पेशेंट है, इसके ये 3 चीजें हम देख सकते हैं, बेनिफिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं। तो अच्छी कौन सी रही? पर्सनलाइज मेडिसिन। 3D प्रिंटिंग एक इसी का पार्ट है, 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग, ठीक है, ये भी एक एडवांस्ड एरिया है, फिर बात करेंगे हम, ठीक है, इसके बारे में। अब एक नया और क्या है, अमेजिंग ट्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं ना, कि अभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नए ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं। तो इस स्लाइड पे बस 1 मिनट में हम बात कर लेते हैं, ड्रग रीपोजिशनिंग और रीपर्पजिंग। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ड्रग, फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे एस्प्रिन है, ठीक है, पैरासीटामोल है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये इन्फ्लेमेशन में ये काम आ रही है। अगर इसी ड्रग का हम कैंसर में ट्रीटमेंट देखें, इसका इफेक्ट देखें, और वहाँ इसका इफेक्ट आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ड्रग रीपोजिशनिंग और रीपर्पजिंग। ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, एक दूसरे के हम चेंज कर सकते हैं इन वर्ड्स को, हालांकि बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अभी इस लेवल पे वो समझने की जरूरत नहीं है, बट इतना ही समझना कि कोई ड्रग जिस बीमारी के लिए बनी थी, उस बीमारी के अलावा वो दूसरी बीमारी में अगर हम उसको टेस्ट करें और वहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिले, then that particular thing is known as, or the process is known as drug repurposing, right? बस इस स्लाइड में इतना है। सेल लाइंस का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। सेल लाइंस क्या होती है, जैसे देखो बेसिक यूनिट जो है बॉडी की, ठीक है, वो सेल है। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है फाइनल बॉडी, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करो कि सेल क्या होती है। बी फार्मा लेवल पे हो सकता है कि इतना आइडिया ना हो, घर को रिवर्स डायरेक्शन में देख लो, तो घर की जो बेसिक यूनिट क्या आ गई, ईट, ब्रिक है, ठीक है, ईट है, ईट से क्या बनी, दीवार, और दीवारों से क्या बना, कमरा, और कमरे से क्या बन गया, घर। तो ऐसे ही जो सेल है ना, वो सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की। सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बन गई बॉडी। तो डायरेक्ट हम रैट में अगर दे दें, बॉडी है ना, एनिमल बॉडी है, अगर हमने टैबलेट खिला दी, और हो सकता है उस टैबलेट के साइड इफेक्ट हो, तो दैट पर्टिकुलर एनिमल कुड बी सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। किलिंग नहीं कहते हम जब भी एनिमल्स को यूज करते हैं, हम सैक्रिफाइस कहते हैं, बिकॉज दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ अस। सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए हम लोअर एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। किलिंग नहीं कहते उनको, उनका कहते हैं सेक्रीफाइस करना। तो बजाय वहां इन विवो स्टडीज पे, जो एनिमल स्टडीज है ना, प्री क्लिनिकल स्टडीज, इसको इन विवो स्टडी भी कहते हैं, इन विवो यानी कि विद इन दी एनिमल बॉडी। तो उस पे ना जाने से पहले हम क्या करेंगे, सपोज हमने ब्रेन पे कोई इफेक्ट देखना है किसी मेडिसिन का, तो ब्रेन भी तो किसी सेल से बना होगा ना, तो उसको कहते हैं न्यूरोनल सेल्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ इस टेबल में कौन सी सेल का क्या नाम है, ये उनकी वेबसाइट है। तो ऐसे ही अपने जो इंडिया है, अपना डियर इंडिया, राइट, एनसीसीएस पुणे एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे में है, वहां पे सेल्स मिलती है, सेल डिपॉजिटरी है वो अपने डियर इंडिया की, वहां से हम सेल ले सकते हैं जिससे ब्रेन बना होता है, और वहां पे अपनी फॉर्मुलेशन या ड्रग ऐड करके इफेक्ट देख सकते हैं, ये टॉक्सिक है कि नहीं है। क्लियर है, इस स्लाइड में इतना ही है। अब लास्ट स्टेज आ जाती है, बस 1 मिनट और है, लास्ट स्टेज आती है अपने पास कमर्शलाइजेशन। अब हमने देखो क्या किया, ये समरी भी समझ लो पूरी प्रेजेंटेशन की, या फिर इस स्लाइड को भी समझ लो। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, प्री फॉर्मेशन की बात की, हमें कुछ नहीं पता था ड्रग का क्या नेचर है, सॉल्युबल है नहीं है, क्या लॉग पी है, कितना है, क्या मॉलिक्यूलर वेट है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने काम किए, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट किया हमने, बल्क कैरेक्टराइजेशन किया, सोलबिलिटी स्टडीज की, स्टेबिलिटी स्टडीज की, और हमने पाया कि ड्रग इज सुटेबल टू गो अहेड फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। और वो डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे में हमने देखा कि हमने फॉर्मेशन जो डेवलपमेंट करनी थी उसका एक प्रोटोटाइप बना लिया, एक डमी फॉर्मेशन बना ली कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो दूसरी स्टेज में हमने क्या किया, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट किया।
तीसरी स्टेज में हमने क्या देखा, धीरे से हम ऊपर बढ़ गए, एक स्टेज में और चले गए, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसकी कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ जाएंगे। उसमें हमने दो चीजें डिस्कस की, एक प्री क्लिनिकल और एक क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में हमने बात की लोअर एनिमल्स की, रैट्स की, माइस की, जेब्राफिश की, वहां पे हमने डोजिंग की। और जब वहां अच्छे रिजल्ट्स मिले तो हमने कंपनी से टाइप किया, स्केल अप किया हमने अपनी फॉर्मुलेशन। जैसे हमने लैब स्केल पे 100 टैबलेट बनाई थी, बट हमने मार्केट में लॉन्च करने के लिए तो लाखों टैबलेट चाहिएंगी। तो हमने कंपनी, एक कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी से हमने टाइप किया कि आप हमारी फॉर्मुलेशन का स्केल अप कर दो, लार्ज स्केल पे बना दो हमारी फॉर्मुलेशन, ठीक है। और वो हमने फिर मार्केट में, मतलब हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए उसके। ये पार्ट आ गया अपना क्लिनिकल स्टडीज का। ये है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट दो तरीके से हमने स्टडी किया, एक प्री क्लिनिकल एंड एक क्लिनिकल। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट स्टेज की। अब सब कुछ रेडी है हमारे पास, सारा डेटा है। उस डेटा का करेंगे क्या, हम रेगुलेटरी बॉडी को देंगे कि ये देखो जी हमारा ये सारा हमने स्टडी किया है एंड वी फाउंड दी फॉर्मुलेशन सेफ एंड एफिकेसियस। सारा डेटा हमने उसको जमा कर दिया सीडीएसईओ को, अगर इंडिया की बात करते हैं तो। वो जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे अकॉर्डिंगली विल बी अलाउड टू लॉन्च द ड्रग और द ड्रग प्रोडक्ट सॉरी इन द मार्केट। इसको हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन, ठीक है। हमने कमर्शलाइज कर दिया अपना आइडिया। आइडिया को हमने कंसेप्ट में किया था, कंसेप्ट को फॉर्मुलेशन में बदलने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया हमने, अलग अलग स्टेप्स पढ़े और फाइनली अपने पास एक प्रोडक्ट आया था, प्रोटोटाइप, ठीक है। बायोलॉजी हमने स्टडी की और फाइनली फिर उसको हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया, ठीक है, कमर्शलाइज कर दिया हमने उसको। तो ये दो चीजें उसमें है, एक पेटेंट फाइलिंग और मैनेजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट। पेटेंट फाइलिंग का मतलब, जैसे हमने रेगुलेटरी बात की थी ना इसकी, सॉरी, पेटेंट फाइलिंग की बात। अभी पेटेंट फाइलिंग भी इटसेल्फ क्या है, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की थी। तो मैंने बताया ना, बौद्धिक संपदा, संपत्ति, यानी कि आपका जो आइडिया है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, तो हम उसके लिए पेटेंट फाइल करते हैं। अभी पेटेंट फाइल क्यों करते हैं, क्योंकि आपका आइडिया है, आपने फॉर्मेशन बनाई, 20 साल के लिए आपको पेटेंट मिल जाएगा, ताकि कोई दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को ना बना सके, ताकि जो आपने टाइम लगाया, एनर्जी लगाई और पैसा लगाया, ठीक है, आपका राइट है ना, आपने इतना सारा सब कुछ किया उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, तो भारत सरकार की तरफ से या हर कंट्री की अपने ये राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, उसमें से एक आता है पेटेंट। कॉपीराइट भी आईपीआर का ही पार्ट है, ठीक है, कॉपीराइट। जियोग्राफिकल इंडिकेटर भी आईपीआर का ही पार्ट है। ये अलग अलग है, ये 7-8 तरीके के होते हैं क्या। तो हम पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं हमारी फॉर्मुलेशन जो हमने फर्स्ट टाइम बनाई, यानी कि जो इनोवेटर कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, जिनका जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है पेटेंट फाइलिंग का होता है, जैसे 20 साल होंगे उसका जेनरिक प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट में। मैनेजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट, फिर धीरे धीरे जो भी चेंजेस होंगे होंगे नहीं होंगे, ये सारा हम उसको मैनेज करेंगे। ये अपना कमर्शलाइजेशन का एस्पेक्ट आ जाता है। तो एक बार फिर से आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। मैंने अपडेट किया था वेबसाइट पे कि आज यानी कि 2 अप्रैल को 10 बजे हम मिलेंगे, तो मेरी वजह से जो भी इनकन्वीनियंस हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इस प्रेजेंटेशन के पीपीटी का लेक्चर फर्स्ट यूनिट 1 का कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, ईमेल कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम लास्ट स्लाइड में अपनी ईमेल आईडी रखूंगा, ताकि जो भी कुछ पूछना हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और यू कैन शेयर दी प्रेजेंटेशन और दिस पर्टिकुलर वीडियो टू योर फ्रेंड्स, जो भी नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको ज़रूर शेयर करें, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यू कैन लाइक इट, एज ऑलवेज द गाइस सेज, राइट, कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और जो बेल आइकन है वो अभी तो है नहीं, आई एम नॉट मच एडवांस अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज, बट यस श्योरली आई वुड से कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दी पीपीटी। सही नहीं लगी, ठीक है, लिखो सही नहीं लगी, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छी लगी तो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू राइट यस दिस इज गुड, राइट। और
फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, ध्यान रखो और पढ़ाई करो अच्छे से। थैंक यू सो मच।